Good morning, everybody. I hope you all are doing great. You're watching Law Classes by Shivani. So, student, as you all know, यूपी PCSJ का सिलेबस अमेंड हुआ है यूपी लोकल लॉज एंड ऑल जो आपका लास्ट का पेपर होता है उसमें यूपी ZALR एक्ट अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। जिन्हें नहीं पता है आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो सिलेबस अमेंड हुआ है तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या चीज़ें इंक्लूड अब नहीं हैं। तो फिलहाल जो आपका लास्ट पेपर होता है लोकल लॉस का, तो उसमें आपको पढ़ना है अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006। यूपी ZALR एक्ट नहीं पढ़ना है। तो हम जो है इस सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है कवर करेंगे। तो एंड तक मैं पूरा कवर करूँगी, जो भी यहाँ पे मटेरियल होगा आपको स्लाइड से मिल जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आप सबके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आइए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस कोड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। देखिए 16 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल है। यहाँ पे इट इज़ एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012, यानी कि 2006 में देखिए ये एक्ट बन गया था यूपी रेवेन्यू कोड 2006, बट जो एसेंट थी वो 29 ऑफ नवंबर 2012 में मिली, यानी कि 6 साल बाद, काफ़ी डिले हो गया। उसके बाद 2015 और 2016। अब एनफोर्स भी देखिए कितने टाइम बाद हुआ, 18 दिसंबर 2015, और जो रेस्ट प्रोविजंस थे उसके वो आपके 11 ऑफ फेब 2016 एनफोर्स हो गए। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये कोड है, ये एक्ट नहीं है, यानी कि कोड में वेरियस एक्ट्स होते हैं सिमिलर सब्जेक्ट मैटर से, तो उन्हें जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, कंसोलिडेट कर दिया जाता है, जो इनकन्सिस्टेंट है उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से एसिमुलेट करके आपका एक कोड जो है वो तैयार किया जाता है। सो इट इज़ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द लॉज विच आर ऑलरेडी बीन पास्ड। कुछ इनकन्सिस्टेंट है उन्हें हटा दिया गया है, और जो आपके आपस में कंसिस्टेंट है तो जोड़ के जो है कोड बना दिया गया है। जैसे कि आपका हो गया सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, उसी तरीके से आपका है यूपी रेवेन्यू कोड 2006। चलिए अब जो है हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड इसको देखते हुए चलते हैं कि सेलियन फीचर्स क्या हैं और क्या चेंजेस आपके यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के पास होने से स्टेट ऑफ यूपी में आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के लैंड लॉज में हमें चेंजेस करने की क्या ज़रूरत पड़ी। आखिरकार हमने क्यों यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है उसे इंट्रोड्यूस करा, जबकि ऑलरेडी आपका एक हिस्टोरिक इनेक्टमेंट था, उसे हमने जो है अबॉलिश कर दिया, यूपी ZALR एक्ट। तो देखिए इट्स ऑल अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल द यूपी ZALR एक्ट इट वॉज हिस्टोरिक इन नेचर, जिसने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा, लैंड टेन्योर को सिंप्लीफाई करा, सीलिंग इम्पोज करी ऑन द लैंड एक्यूमुलेशन, and there was distribution of the land to the poor and depressed section of society keeping in view the mandates of the constitution। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो कानून में भी उसी तरीके से बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। सो उस वक्त यही हुआ कि हमें ऐसा लगा कि कंसोलिडेटेड लॉ की ज़रूरत है रिलेटेड टू द लैंड लॉस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑलरेडी आपके 39 इनेक्टमेंट्स थे ZALR एक्ट को इंक्लूड करते हुए, तो कुछ उनमें से ऐसे इनेक्टमेंट्स थे जो ऑब्सोल्यूट हो चुके थे, कुछ ऐसे थे जो इनकन्सिस्टेंट थे एक दूसरे के साथ। सो व्हाट वी डिड, वी कोडिफाइड ऑल दोज लॉज इन वन सिंगल कोड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एंड कंसोलिडेट द रेवेन्यू लॉस। सो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 वॉज एनफोर्स, जिसने 39 एक्ट्स को रिपील करा, ठीक है, और आपका जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। तो रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सेलिएंट फीचर्स को पढ़ते हैं। So the first salient feature is, in order to ensure the speedy disposal of the cases, the post of Tehsildar, Deputy Collector, and Additional Commission have been provided in the code। मतलब कि cases decide करेंगे, they are empowered to exercise the judicial function। इसके बाद ये है कि इस कोड के आने से पहले एक मुद्दा काफ़ी रहता था कि को शेयरर्स में, मतलब उनका आपस में शेयर्स कितना है, वो डिवाइड किस तरीके से होगा, तो वो कोई प्रोविज़न नहीं था। So in order to avoid the multiple litigation on the ground that the co-sharers shares have not been divided, so the provision have been provided for the mandatory determination of the shares of them by the collector। तो collector जो इस कोड के अकॉर्डिंग उनके शेयर्स को भी डिसाइड करेंगे। सो दो प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हुई। उसके बाद
जो टेन्योर होल्डर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा गया, मतलब कि जो आपकी जितनी भी एरर या ओमिशंस होते थे आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उन्हें एक टाइम बाउंड मैनर में जो है ठीक किया जाए। अब ये नहीं कि आपका कोई लिमिट ही नहीं है, देयर हैज़ टू बी ए रीज़नेबल टाइम, तो इस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखा गया। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे अलॉटी आपका मैरिड मैन भी है और उसकी वाइफ भी है एंड शी इज़ अलाइव, तो वो को अलॉटी होगी। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट किया गया है। इसके बाद एक और फीचर आता है ये कि स्मॉल और मार्जिनाइज्ड फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फार्मर्स को जो है प्रोटेक्ट किया गया अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द रेंट रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपये। अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट रेवेन्यू है तब तो दे कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन, बट अगर इससे कम का है तो यहाँ पे जो है एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद इन ऑर्डर टू एंश्योर द बेटर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक कंसोलिडेटेड गांव फंड तहसील लेवल पे स्टैब्लिश किया गया है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये, consolidated गांव fund at the tehsil level have been established. Thereafter to promote the fair justice, क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एक विलेज रेवेन्यू कमेटी भी यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द मीडिएशन, मतलब कि कमेटी के पास मैटर जाएगा, आपस में जो है मीडिएशन के थ्रू जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जाएगी, जो भी इश्यूज हैं रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 225F इट प्रोवाइड्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द केसेस पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियली द सेम कॉज ऑफ एक्शन। बहुत सारे केसेस है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उन्हें जो है कंसोलिडेट करा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी केसेस जो है जल्दी डिस्पोजल होगा ना उनका, एक तो कोई टाइम मैनर में चीज़ें होती नहीं थी। इसके बाद मिंजुमुला नंबर was divided on the record but it was not divided physically which gave rise to the frequent and diverse disputes. तो इस कोड में जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ द मिंजुमुला नंबर हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2 ऑफ द कोड। नेक्स्ट फीचर, provisions have been provided for the appointment of the standing council and other panel lawyers. It leads to the speedy administration of the justice and the protection of the interest of the gram panchayat in a better manner. तो यहाँ पे एक तो विलेज कमेटी भी स्टैब्लिश करी गई है, विलेज रेवेन्यू कमेटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस इन अ मैनर, रेजोल्यूशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के थ्रू। कंसोलिडेटेड गांव फंड तहसील लेवल पे स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात मैंने आपको बताई, तो हर एक सेक्शन सोसाइटी को यहाँ पे मतलब इस मतलब रेवेन्यू कोड में ध्यान में रखा गया है कि हम यहाँ पे टेन्योर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट कर रहे हैं। अब इन सब के लिए हमने काफ़ी चीज़ें स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज़ है आप आर्बिट्रेशन मीडिएशन के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो अगर कोई सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपकी बहुत सारी जो है पिटिशंस जो है फाइल करी गई हैं, उन्हें कंसोलिडेट कर रहे हैं केसेस को। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्टेट में उसे भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। अब उसको किस तरीके से इंश्योर करेंगे, सेक्शन 77 यहाँ पे इसी चीज़ की बात करता है, which empowers the state government to change the class of public utility land in exceptional cases for the public purpose. So these were the salient features of this code. I just hope कि आपको समझ में आया हो। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने चेंजेस देखे कि इस कोड को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके फीचर्स के साथ हमने पढ़ा, हमने रीजनिंग देखी इस कोड के पीछे की क्या है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनेशन क्लॉज पूरा कवर कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ही सिर्फ डेफिनेशंस होंगी, हमें डेफिनेशन क्लॉज में एक डेफिनेशन पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे ये बताऊंगी कि यहाँ पे 10 डेफिनेशन ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। सो इस तरीके से क्लासेस रहेंगी। आई जस्ट होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहे आप सबके लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको बराबर से नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।